छोटे छोटे भूकंप आना अच्छी बात है, वहीं वाइस वर्सा एक चीज़ और है, रीसेंट रिसर्चेज हमें जो बता रही हैं, स्वॉर्म्स ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। मैंने मान लीजिए महीने में एक अर्थक्वेक आया, 4 महीने में 2 अर्थक्वेक आए, लेकिन एक ही महीने में अगर लगातार आपको 7-8 अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई, इसका मतलब स्वॉर्म है, तो ये अलार्मिंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं राकेश पंत। हाल के दिनों में उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के काफ़ी झटके महसूस किए गए। ये झटके आखिर क्यों आ रहे हैं और क्या खतरा इनसे यहाँ के लोगों को है, इस पर बात करने के लिए हम आज आए हैं पिथौरागढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। यहाँ के जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, साथ ही भूगोल के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ के भूगर्भ विभाग है उसकी हेड हमारे साथ है मौजूद। मैम, क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर हर्षिता जोशी। मैम, लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से भूकंप के जो झटके हैं वो ज़्यादा महसूस किए गए हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, तो आपको क्या लगता है क्यों ये भूकंप बार बार तेज़ी से आ रहे हैं? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर भारत, ये सब जो क्षेत्र है ये हिमालयी क्षेत्र में आता है। हम मुख्यतः रहते हैं लेसर हिमालयन जोन में। तो हिमालय बना कैसे है? जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से कोलाइड की, तब हिमालय बना है। तो इसके बनते समय जो है कई फॉल्ट सिस्टम जनरेट होते हैं, हिंदी में इनको भ्रंश कहते हैं, MBT, MCT, MFT ऐसे करके। तो जैसे जैसे यूरेशियन प्लेट जो है टकरा रही है इंडियन प्लेट से और हिमालय ऊपर उठता जा रहा है, तो हो क्या रहा है, ये जो भ्रंश हैं, जो फॉल्ट्स हैं, इनके अलॉन्ग एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो ये भूकंप हैं। तो ये समझ लीजिए, जब तक हिमालय रहेगा, और हिमालय क्योंकि एक्टिव टेक्टोनिक साइट हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, MBT, MCT, MFT है, इनके अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक्टिव फॉल्ट सिस्टम है। जब तक ये एक्टिव रहेगा तब तक भूकंप आएंगे ही आएंगे। तो अच्छी बात यह है कि यदि भूकंप नहीं आ रहे हैं, प्लेट मूव कर रही है, तो जो एनर्जी है वो रुक जाएगी, वो रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि साइस्मिक गैप डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो साइस्मिक गैप क्या है? जहाँ पर एनर्जी तो जमा हो गई लेकिन रिलीज़ नहीं हो रही है। तो छोटे छोटे भूकंप आना अच्छी बात है, वहीं वाइस वर्सा एक चीज़ और है, रीसेंट रिसर्चेज हमें जो बता रही हैं, स्वॉर्म्स ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। मैंने मान लीजिए महीने में एक अर्थक्वेक आया, 4 महीने में 2 अर्थक्वेक आए, लेकिन एक ही महीने में अगर लगातार आपको 7-8 अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई, इसका मतलब स्वॉर्म है, तो ये अलार्मिंग है। छोटे छोटे अर्थक्वेक इंटरमिटेंट टाइमिंग में आएंगे तो ये एनर्जी रिलीज होगी। तो हाल के दिनों में जो भूकंप के झटके देखे गए काफी कम अंतर पे वो आए। हाँ, तो आपको लगता है खतरा है? नहीं, ये तो स्वॉर्म्स की तरह नहीं लग रहे हैं। तो ये तो इस तरीके की स्थिति है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये जो है रिक्टर स्केल में बहुत ज़्यादा 8-9 जो रिक्टर स्केल है, इसमें आने की संभावना को कम कर देते। छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स तो आने की संभावना अभी भी है। तो स्वॉर्म्स की तरह से ये नहीं था। भविष्य में संभावना है कि हो सकता है, क्योंकि एक्टिव फॉल्ट सिस्टम है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके लिए क्या सावधानियां यहाँ के लोगों को, जनता को, सरकारों को बरतनी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो चीज़ मैंने आपको बताई कि अर्थक्वेक तो आएंगे ही, हिमालयन जोन में तो आएंगे। ये साइस्मिक जोन 4 में हमारा एरिया है। तो इससे बचने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो होना चाहिए रिस्क को बाद में ना करने से पहले, उसके पहले ना अवेयरनेस के लिए तो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये जो वार्निंग सिस्टम्स जो हमारे हैं उनको हमें और बेहतर करना चाहिए। हालांकि वार्निंग में क्या होगा, 5 से 6 सेकंड पहले ही हम वार्निंग दे सकते हैं। तो 2 तो चीज़ ये हो गई, लोगों को वार्न कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आ सकता है इन जोन में, माने कि ये जोन्स जो है हाई हज़ार्ड जोन है या लो हज़ार्ड जोन है, इस तरीके से पब्लिक अवेयरनेस हो सकती है। दूसरा ये है कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि साइट का सिलेक्शन हम ऐसे करें कि जहाँ पर हमें आशंकाएं अर्थक्वेक से डिज़ास्टर होने की कम हो। जिस तरीके से हम केदारनाथ में देख रहे थे, अगर कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर के आसपास हम कंस्ट्रक्शन ना करें तो हमें परेशानी कम झेलनी पड़ेगी। ऐसी जिन क्षेत्रों में अर्थक्वेक के कारण आने वाले और मास वेस्टिंग्स होने वाले, उन जोन्स को हम बिल्कुल हटा दें, लिक्विफेक्शन वाले जोन्स को हटा दें। तो साइट सिलेक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक आपने सुना होगा, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से हम लोग एक हिमाचल वाले क्षेत्र में काठ कुनी करके हमारा कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके कंस्ट्रक्शन अब हम नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं भारी भरकम ये सीमेंट और ये क्या बोलते हैं रॉड्स वाला कंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। तो काठ कुनी हो गया। एक गढ़वाल में एक बनाल करके, मैं वो शब्द अभी भूल रही हूँ, सॉरी। मतलब आपका कहना है कि जो परंपरागत, ट्रेडिशनली जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम के परंपरागत तौर से जो हमारी नॉलेज है, उसके हिसाब से जो हम कंस्ट्रक्शन करते आ रहे थे, उसको हमें और प्रचलन में लाना चाहिए। क्या जो सरकारें
हिमालयी क्षेत्र में, खासकर पहाड़ों में अगर उत्तराखंड की बात करें, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है लगातार, परियोजनाएं बन रही हैं, तमाम तरह की बिजली परियोजना है, तमाम तरह के पुल बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है वो भी खतरा है? देखिए, ये कंस्ट्रक्शन तो जब भी होते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, उसमें तो जियोलॉजिकल कंसिडरेशंस पूरे ध्यान में रख के किया जाता है। जो भी मैंने आपको ये फैक्टर्स बताए, इन सब का ध्यान देते हुए ही उन कंस्ट्रक्शंस को किया जाता है। मुख्यतः हमें खतरा कहाँ होता है, जैसे आप कुछ ऐसे क्षेत्र आजकल पिछले ही 2-4 सालों में आपने देखा होगा, छोटे से एरिया में कई कंस्ट्रक्शंस हो गए। एक मकान है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऊपर चौथा।